गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपको रेगुलर क्लासेस पढ़कर कैसा लग रहा है? विदाउट एनी गैप रेगुलर क्लासेस आपको टाइम पर मिल रही है। हाँ, थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हो जब टेम्परेचर 44 के आसपास हो तब भी आपको एकदम बेहतरीन क्लासेस आपको आपके घर पर बैठकर पढ़ने को मिल रही हैं। आप मुझे बताइए कि आपको प्रॉपर क्लास पढ़कर कैसा लग रहा है। आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था आपको गूगल टेस्ट के माध्यम से, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मोर देन 35 स्टूडेंट्स ने उसको रजिस्टर किया। आसानी से आप सब पहली बार रजिस्टर किए। मैंने सबके कमेंट पढ़े थे, सब कह रहे थे मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो डोंट वरी, मेरे साथ हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पहली बार सीखने को मिलेगी जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, राइट? क्योंकि मैं आपको हर तरीके से एम्पावर करना चाहता हूँ, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे एग्ज़ाम पैटर्न हो, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कुछ भी हो, राइट? दूसरी चीज़, आपने टाइम का विशेष ध्यान नहीं रखा, इसलिए कुछ बच्चे ही उसको टाइमली कर पाए। कोई बात नहीं, आपने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, एक बात और कहनी है। आज का दिन मतलब कल की जो लेक्चर रही है, वो जो आपने अधिगम या सीखने से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी लेसन पढ़ा था, पहला चैप्टर पढ़ा था, आप अपने आप से सवाल करिए कि कितना नया और कितना स्ट्रेंथ था, क्वेश्चंस की क्वालिटी कितनी अच्छी थी, स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा था सीटेट के एग्जाम को या नहीं। इस टेम्परेचर में भी आपको बड़ी मेहनत के साथ क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। मुझे एक थोड़ा सा अफसोस है कि मैंने जो अधिगम से पहले की क्लास अपलोड की थी टीचिंग मॉडल्स की, उसमें आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। आप यकीन मानिए, मैंने उस लेसन को बहुत मेहनत से तैयार किया था और यह सोचकर तैयार किया था कि आपका एक पोर्शन जो टीचिंग मॉडल से रिलेटेड है वो आपको 2 ट्रिक पर सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं, जिसमें 10 टीचिंग मॉडल्स 2 ट्रिक पर थे। इतना आसान, इतना अच्छा आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखी है, आप एक बार वो लेक्चर जरूर देखकर मुझे कमेंट करिएगा, जरूर। आज की लेक्चर जैसे ही आप पूरी कर पाते हैं तो आज तय करें कि आज की लेक्चर को पढ़ने के बाद आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर टीचिंग मॉडल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों चैप्टर्स को एक बार जरूर देखिएगा। वो सारे बच्चे जरूर देखेंगे जो प्रॉपरली एग्जाम में अपीयर होने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बाकी से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो इन दोनों लेक्चर्स को अवश्य अवश्य देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उन दोनों लेक्चर को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। नॉर्मल तो आप सबको पता है कि मैं मेहनत करता ही हूं, लेकिन उन 2 लेक्चर को बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा बहुत मेहनत की थी, और वो भी तब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। लेकिन आपका परफॉर्मेंस, मुझे यहाँ पता चलता है कि आपने उसको प्रॉपरली नहीं देखा है, आपके रिस्पॉन्सेज उस पर अच्छे नहीं हैं। तो थोड़ा सा मुझे खराब लगा कि मेरी मेहनत करने का मुझे वाजिब फल नहीं मिला है। तो मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसको एक बार समय निकाल कर जरूर देखिएगा। उसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके टीचिंग मॉडल्स को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी बात जरूर मानेंगे। चलिए, आज एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं। सुपर टेट के बच्चों के लिए टारगेट करेगा ये। चौथा एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है ये, अंग्रेजी शिक्षा के नाम से इसे जाना जाएगा, राइट? इसको हम बहुत एक हिस्टोरिकल पैटर्न पर समझने की कोशिश करेंगे। सेशन वैसे ही चलेगा, पहले लेक्चर होगा और इसके बाद एक्सरसाइज होगी। ठीक है? तो तैयार है आप सब? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। अब आपको याद होगा सुपर टेट के बच्चों को कि मैंने यहां से पहला जो चैप्टर पढ़ाया था आपको वो था वैदिक शिक्षा, दूसरा चैप्टर था जो वो था बौद्ध शिक्षा, और तीसरा था
मुस्लिम या फिर मध्यकालीन शिक्षा। इन तीनों चैप्टर्स को पर्टिकुलर एक एक शिक्षा प्रणाली के नाम से भी आइडेंटिटी किया जाता है। इस दावे के साथ आज का लेक्चर आपके बीच में लाया हूं कि इतना इंटरेस्टिंग और इतना डीप सटीक पॉइंट पर आधारित आपको इससे पहले कोई लेक्चर नहीं मिला हुआ होगा। अगर आपने मुझसे नहीं सीखा है तो ये तय है कि आपने इससे पहले इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी डीप नॉलेज के साथ ये चीज कभी नहीं सीखी होगी। तो लगातार वीडियो पर बने रहिए और एक्सरसाइज में अपना पार्टिसिपेशन भी दीजिए। जैसा कि आप जानते हो, मैंने वैदिक शिक्षा में आपको बोला था कि सबसे प्राचीन और सबसे पहली शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा थी, दूसरी शिक्षा प्रणाली आपकी बौद्ध शिक्षा थी, और तीसरी शिक्षा प्रणाली को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपकी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। और आज जिस शिक्षा प्रणाली की चर्चा कर रहा हूं वो आपकी फोर्थ है, चौथी शिक्षा प्रणाली, जिसे अंग्रेजी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब अगर यहां बात करेंगे इसके और क्या क्या नाम हैं, इसे आधुनिक शिक्षा के नाम से भी, ब्रिटिशकालीन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। राइट, चलिए इसको डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का काल, समय, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो 3 प्रकार से इसे मैंने डिवाइड किया। अगर एक लाइन में इसे बोला जाएगा तो स्पष्ट कह सकते हो आप, जहां पर मध्यकालीन शिक्षा का अंत हुआ है वहीं से अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मान ली गई है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहा होगा, मध्यकालीन शिक्षा का काल 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना गया है। तो अंग्रेजी शिक्षा का काल 1700 ईस्वी से वर्तमान तक आप अंग्रेजी शिक्षा की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हो, लेकिन इसके 3 सब पोर्शन आपके बीच में शामिल किए गए हैं। पहला है आपका 1700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। अंग्रेजी शिक्षा का यह वो काल है जो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहा। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस शासन काल में भारत में शिक्षा की देखरेख की है, वो पहला टाइमिंग आपका 1700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद अगर बात की जाएगी 1757 या फिर 1758 भी हो सकता है, 1757 से 1947 तक ये टाइमिंग जो है, उस समय में शिक्षा का जो व्यवस्थापन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में रहा है। राइट, और 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक ये हमारा अपना सिस्टम है। राइट, और ये तीनों पार्ट किस श्रेणी में जाने जाते हैं? ये अंग्रेजी शिक्षा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले पेज पर। हिस्टोरिकल होगा, बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे ईयर्स होंगे, तो आप एक एक ईयर्स को समझने की कोशिश करें। अगर हम आपसे बात करें, पहले सवाल से ही शुरुआत करता हूं। अगर सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले किस ईसाई मिशनरी ने प्रवेश किया, तो आपका आंसर क्या होगा? उम्मीद है आप सब बता देंगे, पुर्तगाली। ये हमारा एजुकेशन का पहला सवाल है यहां पर, इस टॉपिक आज के लेक्चर से जुड़ा हुआ। यानी अगर हम कहें कि हमारे आज के लेक्चर का मूल सवाल जहां से स्टार्ट होता, पहला प्रश्न जहां से स्टार्ट होता, उस सवाल को इसी रूप में आपके बीच में रखा जा सकता है एग्जाम में, कि भारत में प्रवेश करने वाली पहली ईसाई मिशनरी कौन सी थी। तो आपको आंसर याद रखना है, पुर्तगाली ईसाई मिशनरी। लेकिन अगर बात करें, क्या इससे पहले पुर्तगालियों के आने से पहले भारत में कोई अचानक चले आए पुर्तगाली, या कुछ और भी हुआ होगा? तो आप सब थोड़ा सा इतिहास का सहारा लेते हुए, हिस्ट्री का थोड़ी सी हेल्प लेते हुए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पर तैयार किया गया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नहीं। हो सकता इतिहास के तथ्यों और एजुकेशन के तथ्यों में कहीं मतभेद भी हो, तो डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि दोनों जगह कंट्राडिक्शन हुआ है, तो फिर कमेंट, और कमेंट के बाद आपको आपका जवाब मिलेगा। राइट, तो मैं भी समझने की कोशिश एजुकेशनल बैकग्राउंड पर करेंगे।
15वीं शताब्दी के अंत में यानी 1498 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री जलमार्ग की खोज करके पुर्तगाल से भारत आया। ये पहला पॉइंट है, ये इतिहास से लिया गया। आप सब ने सुना होगा पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया। पुर्तगाल यूरोपीय कंट्रीज में शामिल एक देश है, तो पुर्तगाल से अगर कोई पहला नाविक आया है, अब समझिए वास्को डी गामा कोई यहाँ एजुकेशन सिस्टम तैयार करने नहीं आया था। ही वॉज बेगा वंडरस, उसको रोमांचक यात्राओं को करने का बड़ा शौक था, प्रेमी था वो, और उसके पास एक डोंगी थी। उसने यूरोप में कहीं ये सुना था कि कोई एक ऐसा देश है जो बहुत संपन्न है, राइट। उस देश की खोज करने के लिए उसने अपनी डोंगी समुद्र में उतार दी और महीनों की यात्रा करने के बाद वो कालीकट होते हुए भारत पहुंचा, राइट। तो अगर पहला पुर्तगाली कोई आया है तो वो कौन है, वो है वास्को डी गामा। लेकिन हाँ, दूसरा पॉइंट देखिए आप, अगर पूछा जाता है यहां से कि पुर्तगाली आया कैसे था, वो समुद्री मार्ग से आया था। किससे आया था वो? समुद्री मार्ग से आया था, समुद्री जलमार्ग से भारत आया वो। तो जब वो यहां से वापस गया यहां की यात्रा करने के बाद, तो यहां के लोगों ने स्नेहीवश उसे कुछ उपहार स्वरूप चीजें दे दी। ज्वेल्स थे, रत्न, स्पाइसेस दे दिए, कुछ और चीजें दे दी, बहुत सारा सामान। वो जितना उसकी डोंगी में आ सकता था वो उतना लेकर यहां से वापस गया। लेकिन जब वो पुर्तगाल वापस पहुंचा और उसने वो सारी चीजें सेल की, बेची, तो जितना उसकी यात्रा का खर्च था उससे 60 गुना ज्यादा बेनिफिट उसने कमाया। आप कल्पना कर सकते हो, 60 टाइम्स बेनिफिट कमाया। और ये एक्सचेंज बात पुर्तगालियों को बहुत अचंभित कर गई कि इतना भी संपन्न कोई देश है। देन ही डिसाइडेड, उनको समुद्री मार्ग का पता चल चुका था वास्को डी गामा से, और वो धीरे धीरे करके भारत आना शुरुआत कर दिए। तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया। आप देखेंगे 1498 और 1510 ईयर वाइज आप समझने की कोशिश करना। 1498 में पहला पुर्तगाली आता अकेला, और 1510 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया ग्रुप में। 100 वर्षों तक भारत से व्यापार करते रहे, लगभग उनका व्यापार 100 वर्षों तक भारत से रहा। समझिए इस चीज को, राइट। इसके बाद क्या हुआ? अब 100 वर्ष की बात अगर की जाए तो 100 वर्ष एक पूरा जीवन में समझता हूं है। इतने लंबे शासन, इतने लंबे समय तक कोई ट्रेडिंग करता रहा, आना जाना आना जाना आना जाना, धीरे धीरे उनका यहां पर स्थायित्व तो बनता गया, राइट। आगे क्या हुआ? लगभग 1613 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने भारत में प्रवेश किया। अगर बात की जाए यहां पर अंग्रेज व्यापारियों के बाद अगर कोई आया है क्रम से, तो आप देखिएगा डच आए, फ्रांसीसी आए, डेन व्यापारी आए, और ये सब के सब किस उद्देश्य से भारत में आए? ये सब के सब व्यापार, ट्रेड की दृष्टि से भारत पर आते रहे। इनका कोई यहां पर ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो यहां पर आकर शासन करेंगे, यहां की एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दे केम ओनली फॉर ट्रेडिंग। और यहां का प्रॉफिट इतिहास में आपको बताया गया कि जो कुछ आप देखते हो यूरोप कंट्रीज में भारत का ही है, सच पूछा जाए तो। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब अगर यहां देखेंगे शिक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काल है, जिसे 1700 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है, और दूसरा है आपका ब्रिटिश शासनकाल 1858 ईस्वी से सन 1947 तक। ये 2 मेन हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र गोवा को बनाया। भाई 100 वर्ष तक वो ट्रेड करते रहे, और उसके बाद बहुत सारी और ईसाई मिशनरियां भारत में व्यापार करने के लिए आई, बट पुर्तगाली सबसे ज्यादा मात्रा में थे। तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र किसे बनाया? गोवा को बनाया सेंटर। आज भी जब आप गोवा जाते हो तो भारतीय कम अंग्रेज ज्यादा मिलते हैं। भारतीय हैं वो भी अंग्रेजी कल्चर से ही पले बढ़े लोग हैं। और 1575 में 1575 ईस्वी में जेसुइट कॉलेज गोवा की स्थापना की। गोवा में
एक अंग्रेजी मीडियम का पहला विद्यालय स्थापित किया किसने? पुर्तगालियों ने। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, पूछा जा सकता है यहां पर। जेसुइट कॉलेज कहां स्थापित किया? तो जेसुइट कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। कब स्थापित किया गया? 1575 में स्थापित किया गया। इसके बाद पुर्तगालियों ने 1577 ईस्वी में मुंबई के निकट बांद्रा में, आज मुंबई की जो तस्वीर देख रहे हो, अगर सच पूछा जाए 1577 में ऐसी नहीं रही होगी। तो बांद्रा में सेंट एनी कॉलेज की भी स्थापना की। तो दो कॉलेज हैं, एक तो जेसुइट कॉलेज गोवा है जिसकी स्थापना पुर्तगालियों ने 1575 में की, और दूसरा बांद्रा में सेंट एनी कॉलेज 1577 में स्थापित किया, राइट। और ये दोनों विद्यालय अंग्रेजी मीडियम पर आधारित विद्यालय थे। अब इसी आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाले पुर्तगाली माने जाते हैं। यूरोप में भी पुर्तगाल के लोग। भारत में अगर ये सवाल बनता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाले कौन लोग थे, तो आपका आंसर क्लियर है, पुर्तगाली थे। क्यों थे? 2 पॉइंट आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगर पुर्तगालियों के बाद की बात की जाती तो फिर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना, एक ऐसी कंपनी जो भारत में ट्रेड तो करना चाहती थी लेकिन एक स्थायित्व तो लेकर ट्रेड करना चाहती थी। तो राइट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस दिया और उसने एक समिति के तौर पर, आप कह सकते हो एक कंपनी के रूप में भारत में ट्रेडिंग करना आरंभ कर दिया। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। हो सकता 1613 से पहले आपको इतिहास में कोई डेट मिले, ईयर मिले, लेकिन मैंने बोला एजुकेशन की दृष्टि से 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश किया और अपना सेंटर किसे बनाया? अपना सेंटर बंगाल को बनाया, राइट। 1731 तक कंपनी ने बंगाल, मुंबई, मद्रास में एक नहीं सैकड़ों प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। अब इतिहास की किताबें बताती हैं कि जो लोग यहां से सामान लेकर जाते थे, कच्चा सामान लेकर जाते थे शिप्स में, जहाज में, नावों में, वो नावें यूरोप से खाली नहीं आती थी, उनमें लोग आते थे उधर से। आप कल्पना करिए, इधर से बड़े बड़े जहाज सामान लेकर जाते थे, कच्चा मटेरियल लेकर जाते थे, और उधर से उनमें भर भर के लोग आते थे। बहुत सारी आपने हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखी होंगी, उनमें आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या स्थिति रही होगी अंग्रेजी शासनकाल में, राइट। तो अंग्रेजों ने बंगाल, मुंबई और मद्रास 1613 से लेकर 1731 अप्रोक्स आप मानिएगा 100 वर्षों से ज्यादा का समय है, और इस समय में सैकड़ों प्राथमिक स्कूल की स्थापना कर चुके थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, राइट। आगे क्या हुआ? अगर विधिवत और बड़ा एक कार्य की दृष्टि से देश का बड़ा काम अगर देखा जाता तो कौन सा है? 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। अब चूंकि अगर बात की जाए 1781 के दौरान भारत मुगल शासकों के अंडर में था, राइट। मुगल काल की अगर बात की जाए तो मुगलों को खुश करने के लिए किसकी स्थापना की? कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा। इसमें एक नाम सबसे प्रमुख है आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहां से सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता नहीं, पूछा गया है। 2017 सुपर टेट में पूछा गया, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो यहां एक सवाल है, लेकिन मैंने दूसरा भी आपको बताया कब की अगर पूछा जाता है तो 1781 में की। अगला पॉइंट है 1791 में, आप देखिए 10 सालों के बाद, 10 वर्ष के बाद जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब कुछ ऐसे लोग भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारत के लिए भी कुछ काम करना चाहते थे, उनमें जोनाथन डंकन का नाम भी आता है। भारत की संस्कृति चूंकि संस्कृत पर आधारित थी, इसलिए बनारस के विषय में कहा जाता है कि शिव की नगरी है,
शिव की त्रिशूल पर बसी हुई है। सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी के रूप में अगर जाना जाता तो काशी को जाना जाता है। तो काशी वर्तमान में बनारस है आपका। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, और ये संस्कृत कॉलेज आज की डेट में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता। ये यही कॉलेज है जिसकी स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी 1791 में, राइट। अगला क्या हुआ? 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम आज्ञा पत्र, फर्स्ट चार्टर एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। अब चार्टर एक्ट क्या था? अनुमति पत्र कह सकते हो आप, राइट। प्रोग्रेस कार्ड कह सकते हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जिसने लाइसेंस दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के बाद उसकी प्रगति, उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी पड़ती थी। तो पहला चार्टर्ड एक्ट 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। 1800 ईस्वी में जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई। अब देखेंगे आप बैकग्राउंड की दृष्टि से, पहला कॉलेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए, राइट। दूसरा कॉलेज स्थापित किया गया हिंदुओं की शिक्षा की सुधार के लिए, और तीसरा वो लोग जो अंग्रेजी शिक्षा चाहते थे। तो अंग्रेजी शिक्षा पाने वाले अंग्रेज भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो 100 वर्षों तक यहां कार्य करते थे, तो उनके भी तो बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन के लिए। तो 3 पैटर्न पर मैं इस बार गैस कर सकता हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 ईस्वी में की गई थी। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। कंपनी का आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 वर्ष बाद पुनरावर्तन, मैंने बोला रिन्यू करने के लिए, ऐसे कह सकते हो आप, पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जाता था। तो पहला कब आया? 1793 में आया। 20 साल गुजरने के बाद 1813 ईस्वी में कंपनी का द्वितीय आज्ञा पत्र, ऑल दीज आर क्वेश्चंस फॉर सुपरटेंडेंट, ये पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना द्वितीय आज्ञा पत्र, द्वितीय चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत किया? तो आप याद रखेंगे 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। प्रोग्रेस के आधार पर, जो प्रॉफिट हो रही थी उसके आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर व्यय करने का प्रावधान किया, राइट। भारतीय शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान, इसका मतलब सिंपल सा था कि कंपनी टोटल बिजनेस करना चाहती थी प्रॉफिट पर। उसको बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए थे कि जो उसकी कंपनी में भारत के हों लेकिन काम अंग्रेजों के लिए करें, राइट। इसलिए उसने ध्यान दिया कि भारतीय शिक्षा और भारतीय साहित्य पर 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाए, ताकि उसे सस्ते दाम में अच्छा काम करने वाले, टिकाऊ काम करने वाले वो लोग मिले जो कंपनी में, कंपनी के अधिकारियों की भाषा को समझ सके। ये उद्देश्य था उनका, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। 1813 ईस्वी में ही भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत पूछा जाता, इंडो वेस्टर्न स्ट्रगल डिस्प्यूट का जन्म हुआ। ये याद रखेंगे आप, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? 1813 ईस्वी में। विवाद क्यों हुआ? क्योंकि हम भारतीय हैं, जब हमको कभी पैसे की व्यवस्था मिलती है समझिए तभी झगड़े शुरू हो जाते हैं, उससे पहले नहीं। तो जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, भारत में विवाद खड़ा हो गया। उस विवाद को किस नाम से जाना गया? प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया। तो ये जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, इस विवाद के बारे में अगर पूछा जाता है कब आया, तब आपको ईयर याद रखना 1813 में आया। अब देखिए यह विवाद यानी प्राच्य पाश्चात्य विवाद शिक्षा के माध्यम को लेकर था। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद किससे संबंधित था? तो भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर
जो विवाद था, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत में वो कौन सा विवाद था जो भारतीय शिक्षा के माध्यम को लेकर उत्पन्न हुआ था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्यवादी भारत में, अब यहां देखेंगे दो ग्रुप हैं, एक तो प्राच्यवादी है और दूसरा कौन सा है आपका? पाश्चात्यवादी है। एक प्राच्यवादी है और दूसरा कौन सा है आपका? पाश्चात्यवादी है, राइट। तो प्राच्यवादी भारत में, प्राच्यवादी वो लोग हैं जो भारत का सपोर्ट कर रहे थे। एक एक पॉइंट देखिए। भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने का समर्थन कर रहे थे, राइट, ये प्राच्यवादी थे। जबकि पाश्चात्यवादी विचारधारा में भारत के ही कह सकते हो कुछ लोग थे, जबकि पाश्चात्यवादी भारत में ही भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाने पर बल दे रहे थे। अब आप समझिए कितना अच्छा कार्य था। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी बैकग्राउंड में जाओगे तो लोग तंग आ चुके थे भारतीयों के ढोंग से। मैं तो ढोंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इतिहास पढ़ते हो, आप पढ़कर देखिए, कभी आपको समय मिले तो आप पुराना इतिहास पढ़कर देखिए, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। उनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको आंसू आएंगे कि क्या अंतर कर रखा था यहाँ के लोगों ने। स्त्री और पुरुष के बीच का मध्य अंतर, वर्ण व्यवस्था इतनी जोरों पर थी, जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा, तो लोग तंग थे, परेशान थे यहाँ पर, ऐसे समझिए। तो लोग चाहते थे कोई ऐसा सिस्टम आए जिसमें ये जो गैपिंग है, ऊंच नीच का जो असर है, ये खत्म हो जाए और लोग समकक्ष बात करें, एक बराबर, एक सम्मानजनक स्थिति में बात करें, तो लोग चाहते थे, राइट। तो भारत में ही दो ग्रुप बट गए। एक वो लोग थे जो भारत में भारतीयों के लिए शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं की वकालत कर रहे थे, और कुछ लोग वो थे कि जो भारत में ही भारतीय शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहे थे। ये था ग्रुप, प्राच्य और पाश्चात्य, राइट। क्योंकि लोग जानते थे कि भारत में अंधविश्वास इतने ज्यादा फैल चुके थे, इनका निराकरण सिर्फ तभी हो सकता है जब यहाँ की जनता शिक्षित हो जाएगी। और शिक्षा के बारे में यह कहा जाता है कि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो व्यक्ति, परिवार, समाज, देश का विकास कर सकता है, राइट। केवल शिक्षा के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। तो यहां प्राच्य पाश्चात्य विवाद को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक, अब देखेंगे अगर बात की जाएगी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम को लेकर सबसे ज्यादा समर्थन कौन कर रहा था? राजा राम मोहन राय समर्थन कर रहे थे। अब राजा राम मोहन राय को जब पढ़ोगे तो अक्सर आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, लेकिन कुछ पॉइंट समझिए इनके विषय में यहां पर इस लेक्चर में। राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अब आप समझिए विद्वान की, इसका मतलब विद्वान एक ऐसा शब्द है बाइज, आप किसी साधारण व्यक्ति के आगे इसको नहीं लगा सकते हो, राइट। अगला पॉइंट देखेंगे, राजा राम मोहन राय भारतीय संस्कृति के पुजारी थे और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक थे। दो चीजें समझिए, पूजा किसकी कर रहे थे? भारतीय संस्कृति की, और समर्थन, प्रशंसा किसकी कर रहे थे? पाश्चात्य संस्कृति की, यानी दोनों चीजें। और आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, किसकी? भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय भाषा, साहित्य और दर्शन की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे, किसके द्वारा? भारतीय भाषा, साहित्य और दर्शन की शिक्षा के द्वारा, इसलिए यह महत्वपूर्ण माने उन्होंने। और दूसरी ओर भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य संस्कृति और अंग्रेजी विज्ञान की प्रशंसा भी कर रहे थे वो, क्योंकि जानते थे भारत में इतने ज्यादा अंधविश्वास हो चुके थे, इतने ज्यादा अंधविश्वास के आप सोच भी नहीं सकते हो। भारतीय संस्कृति को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य उनको समझ में आ रहा था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाई जाए। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, सच पूछा जाए, भारत में भारतीयों ने भारतीयों की ही शिक्षा का अधिकार छीन लिया। आप पढ़ चुके होंगे वैदिक एजुकेशन में, एक पूरा वर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया गया, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। एक बौद्ध एजुकेशन बीच में अच्छी आई भी थी, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, राइट। तो राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है
भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रशंसा या समर्थन के लिए 1817 में 1817 ईस्वी में कोलकाता में अंग्रेजी माध्यम से, देखो अंग्रेजी माध्यम से हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने, और कोलकाता समाज की स्थापना की। दो काम अगर पूछा जाता 1817 में तो यहां का ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कलकत्ता समाज की स्थापना किसने की, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलकत्ता समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन राय ने की है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो कौन सा पूछा जाएगा, तो मे भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी माध्यम का हिंदू कॉलेज कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में, राइट। अगला पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन राय भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यहां पर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं, राजा राम मोहन राय, राइट। एक एक क्वेश्चन है, इस उम्मीद के साथ इसके बाद कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, छूटेगा नहीं, ठीक। अगर बात की जाए राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त कौन लोग थे जो भारत में भारतीय शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं जिनके नाम मैं यहां लेना चाहता हूं। राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त श्री जय नारायण घोषाल, कौन है ये, जय नारायण घोषाल, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थन में अपना योगदान दिया। और एक और खास बात है, इस योगदान में केवल मुंह जबानी योगदान नहीं करने वाले ये लोग थे। 20,000 रुपए की धनराशि, कल्पना करो 1817 में 20,000 रुपए की धनराशि स्वयं व्यय करके बनारस में जय नारायण स्कूल की स्थापना की। अब हमारे दो पॉइंट यहां से समझिए, एक तो ये कि जय नारायण स्कूल की स्थापना किसने की, तो जय नारायण घोषाल नाम याद आपको रहेगा, जय नारायण स्कूल तो आपने सुना होगा। पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो श्री जय नारायण घोषाल के द्वारा की गई। और कब की गई, तो आप याद रखेंगे 1817 में, राइट। उसको स्थापित करने के लिए 20,000 रुपए की धनराशि स्वयं खर्च करता है एक व्यक्ति, कल्पना करो, राइट। चलिए, एक और नाम है आपका पंडित गंगाधर शास्त्री, जिनका संबंध आगरा से है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, कौन, पंडित गंगाधर शास्त्री। अब देखेंगे 1823 ईस्वी में 1,50,000 रुपए, बिग अमाउंट रुपए की धनराशि व्यय करके आगरा संस्कृत कॉलेज, यानी आगरा संस्कृत कॉलेज पहले खोला गया, लेकिन उस कॉलेज को आगरा कॉलेज में परिवर्तन करवाया खुद के इंटरेस्ट से, और रुपया भी खर्च किया, पैसा भी खर्च किया, वो भी 1.5 लाख रुपए खर्च किया। यानी पंडित गंगाधर शास्त्री भी अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े समर्थक थे। और आगरा का आगरा कॉलेज 1823 में स्थापित किया गया था। आप कल्पना करिए कितना पुराना कॉलेज है। ब्रिटिश काल में, खासतौर से ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में कहिए, आगरा को भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, ठीक है। आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करिए या फिर आगरा कॉलेज की स्थापना की बात करिए, ये सब के सब कार्य किसके द्वारा है, अंग्रेजों के द्वारा किए गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हुआ क्या, समय गुजरा धीरे धीरे करके, 20 साल फिर निकल गए। 1833 13 के बाद 1833 में कंपनी का तीसरा आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। झगड़ा तो था ही प्राच्य पाश्चात्य। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 10 लाख रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर व्यय करने का प्रावधान कर दिया। एक बात सोच कर देखो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी कितना प्रॉफिट ले रही होगी भारत से। 1 लाख के बाद डायरेक्ट 10 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर और भारतीय साहित्य पर व्यय करने का प्रावधान स्वयं करवा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। भारत में पहली बार गवर्नर जनरल द्वारा शिक्षा नीति के निर्धारण की शुरुआत हुई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल के द्वारा शिक्षा नीति का निर्धारण की शुरुआत कब हुई है, 1833 में, राइट।
लेकिन प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत नहीं हुआ। रुपए तो धनराशि तो 10 लाख दे दी गई, लेकिन भारत के लोग ये झगड़ा शांत नहीं कर पाए कि शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए लॉर्ड मैकाले को भारत लाया गया। अब लॉर्ड मैकाले का नाम आपने बहुत सुना होगा। यहां से डायरेक्ट सवाल बनेगा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए भारत में किसे लाया गया? लॉर्ड मैकाले। या फिर लॉर्ड मैकाले को भारत किस लिए लाया गया? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए। सिंपल सी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ यहाँ कर रही थी उसकी खबरें भारतीयों के द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेजों में भी कुछ ऐसे लोग थे जो भारत का सपोर्ट कर रहे थे, उनके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट तक खबरें तो पहुंच रही थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद को लेकर। राइट, तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहल की और इंग्लैंड से एक बहुत विद्वान वकील को, लॉयर को भारत भेजा गया इस उम्मीद के साथ कि वो जो कंपनी चाहती है वो कार्य कर देगा। और कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी चाहती थी कि वाकई में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। राइट, अब देखेंगे लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम थॉमस बेनिंगटन मैकाले था। आप लोग जिन्हें मैकाले, लॉर्ड मैकाले के नाम से जानते हो, पूरा नाम क्या है? थॉमस बेनिंगटन मैकाले था। मैकाले इंग्लैंड में बहुत फेमस व्यक्ति थे। 10 जून 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले को विलियम बेंटिक की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनाकर भारत भेजा गया। यह सवाल इंडिविजुअल पूछा गया है कि किसकी कानूनी सलाहकार का सदस्य बनकर भारत में आया था मैकाले? तो आप याद रखेंगे, विलियम बेंटिक की कानूनी काउंसिल का सलाहकार बनकर भारत भेजा गया। लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वो भारत तो आया इस उद्देश्य के साथ कि वो भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कर देगा। तो लॉर्ड मैकाले के विषय में दो व्यूज हैं। जब कभी मैं पढ़ता हूं किताबें तो मुझे लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में मैकाले को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैकाले को भारत में बहुत बुरा भी मानते हैं। सच में अगर पूछा जाए मैकाले कितना अच्छा था कितना बुरा था, इसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं बहुत चालाक व्यक्ति था, भारतीयों के ऊपर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम थोप कर गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर आज हम जितनी प्रगति कर पाए हैं आज वर्तमान में, तो इसके पीछे मैकाले का योगदान बहुत बड़ा है। अब वो गलती से ही हुआ हो, लेकिन हुआ तो है। अगर हम तक अंग्रेजी शिक्षा नहीं पहुंचती तो शायद हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। राइट, तो मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब यहां याद रखेंगे, जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। लॉर्ड मैकाले ने चार्टर्ड एक्ट 1813 की, यानी 20 साल पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा था, 1813 की धारा 45 का अध्ययन किया। एक धारा लिखा था, एक कह सकते हो धारा का मतलब क्या है, एक पॉइंट मेंशन था उस एक्ट में, चार्टर एक्ट में, जिसमें एक बात कही गई थी। उस धारा का पर्टिकुलर इंडिकेशन 45 से है। अगर पूछा जाता है कि किस धारा का अध्ययन किया था, तो धारा 45 आप याद रखेंगे किया। और आज्ञा पत्र के कुल 3 मुद्दों पर चर्चा की है। उसने स्टडी की 1813 के आज्ञा पत्र की, और उसमें भी धारा 45 का अध्ययन किया, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा की। एक तो पहला है धनराशि के व्यय की व्याख्या, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया वो किस पर व्यय करेगी वो। राइट, दूसरा पॉइंट है साहित्य शब्द की व्याख्या, कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साहित्य शब्द प्रयोग किया है वो किसके लिए प्रयोग किया है, भारतीय साहित्य या फिर अंग्रेजी साहित्य। और भारतीय विद्वान का जो शब्द है, इसकी व्याख्या में उसने कहा कि भारत का वो विद्वान जो भारतीय संस्कृति को जानता है, या फिर वो जो लॉर्ड मैकाले या फिर मिल्टन की कविताओं को जानता है। राइट, तो यहाँ 3 पॉइंट पर चर्चा की मैकाले ने। एक तो जो 1 लाख रुपए की धनराशि है उसका व्यय कैसे किया जाएगा, साहित्य शब्द की व्याख्या कैसे की जाएगी, और भारतीय विद्वान शब्द को क्या कहा जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुई होगी कि लॉर्ड मैकाले ने चार्टर्ड एक्ट 1813 की धारा 45 का अध्ययन किया और आज्ञा पत्र के कुल 3 मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पहला था 1 लाख रुपए की धनराशि किस पर व्यय की जाएगी,
साहित्य शब्द का आशय क्या है, भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ क्या है, इन 3 मुद्दों पर चर्चा की उसने। 1835 में मैकाले ने अपना विवरण पत्र, जो उसने स्टडी की थी उसके आधार पर उसने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत कर दिया। क्या किया उसने, देखो आप। मैकाले ने कहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 3 से समझने की कोशिश करना आप। मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। अब आप कल्पना करो, वो कहना चाहता था अंग्रेज लोग कितने विद्वान हैं, ज्ञान का आशय केवल और केवल विज्ञान की शिक्षा से ही लगाया है। दूसरा कथन है मैकाले का, भारत में हमें एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रंग रूप में तो भारतीय हो किंतु आचार विचार एवं सोच में अंग्रेज हो। अब आप सोच लो, वर्तमान में हम सब हो सकता रंग रूप में तो भारतीय हैं, लेकिन आचार विचार सोच में नीचे से लेकर ऊपर तक अंग्रेजी हैं, राइट। और तीसरा स्टेटमेंट और था मैकाले का, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान देने के बजाय, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को अधिक ज्ञान देना उचित है। ये 3 स्टेटमेंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। ये मैकाले ने विवरण पत्र में लिखा, राइट। आगे देखते हैं। मैकाले ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंत के लिए निस्यंदन सिद्धांत का सुझाव दिया। पुनः बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निस्यंदन सिद्धांत को अलग अलग नाम से पूछा जा सकता, छनोही सिद्धांत, छनाही सिद्धांत, छन्नी का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी अंग्रेजी में, राइट। अब ये निस्यंदन सिद्धांत क्या है, ये मैकाले का बताया गया एक सिद्धांत है जो पिछली लाइन से इंगित करता है। किससे, इससे देखिए आप, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को अधिक ज्ञान देना, ज्यादा ज्ञान देना ज्यादा उचित है। ये डायरेक्ट उसने स्टेटमेंट दिया मैकाले ने। इसका मतलब वो कहना चाहता था निस्यंदन सिद्धांत में कि उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, जो निम्न वर्ग तक बूंद बूंद करके छन छन कर अपने आप पहुंच जाएगी। ये है छनोई सिद्धांत, ये है फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये है निस्यंदन सिद्धांत, राइट। क्योंकि भारत में उच्च वर्ग चाहता था कि उसको अंग्रेजी के माध्यम से सिखाया जाए, तो इसके लिए मैकाले ने कौन सा सिद्धांत दे दिया, निस्यंदन सिद्धांत। अब पूछा जा सकता है निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था, उच्च वर्ग को शिक्षा से संबंधित था, उच्च वर्ग को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाए जो निम्न वर्ग तक अपने आप बूंद बूंद करके पहुंचेगी। और दूसरा यह था कि निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, या निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया। किसके लिए दिया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंत के लिए दिया। ये 3 पॉइंट यहां क्लियर हुए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। मैकाले भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम, मैकाले ने भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम का सुझाव दिया। लॉर्ड मैकाले ने भारत के लिए कौन सा माध्यम दे दिया, अंग्रेजी माध्यम का सुझाव दिया। किस सिद्धांत के साथ, निस्यंदन सिद्धांत के साथ, फिल्ट्रेशन थ्योरी के साथ। 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। जो मैकाले ने लिखा था उसे डिट्टो स्वीकार कर लिया विलियम बेंटिक ने, और इसी आधार पर मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। यह सवाल पूछा जा चुका है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड मैकाले को कहते हैं, राइट। क्यों कहते, क्योंकि भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लिखित रूप में पहली बार किसने दिया, लॉर्ड मैकाले ने दिया था, जिसे किसने स्वीकार किया था, विलियम बेंटिक ने किया था, राइट। इसलिए लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेशन पर। आज के लेक्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न, राइट। देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं पिछले वीडियो में ऑब्जर्व कर रहा हूं कुछ बच्चे बाद में आते हैं, वो प्रश्नों के सही उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है
कि वो लेक्चर पढ़ते नहीं है। अगर आप लेक्चर नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन को तभी कर सकते हो आप सही तरीके से जब पिछली एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर बाई चांस आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हो और इसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए आप, राइट। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस ईसाई मिशनरी ने प्रवेश किया? आप आंसर करिए। भारत में सर्वप्रथम किस ईसाई मिशनरी ने प्रवेश किया? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी डेन, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। आई होप सबको पता होगा, डी इज राइट आंसर। पुर्तगाली मिशनरी ने प्रवेश किया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पुर्तगालियों के द्वारा जेसुइट कॉलेज गोवा की स्थापना कब की गई? फिर से क्वेश्चन एक बार सुनिए आप। पुर्तगालियों के द्वारा जेसुइट कॉलेज गोवा की स्थापना, सेंट एनी नहीं पूछा गया है, जेसुइट कॉलेज गोवा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1577, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1578, ऑप्शन डी 1573। आंसर करिए आप। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1575। 1575 में जेसुइट कॉलेज गोवा की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी और 1577 में सेंट एनी कॉलेज बांद्रा की स्थापना की गई थी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में यूरोपीय शिक्षा की नींव रखने वाले माने जाते हैं। भारत में यूरोपीय शिक्षा की नींव किसने रखी है? अगर लेक्चर पढ़ा है तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन बी डेनवासियों ने, ऑप्शन सी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो सी इज राइट आंसर। पुर्तगालियों ने नींव रखी है। किन दो कॉलेजेस की स्थापना करके? एक तो जेसुइट कॉलेज और दूसरा सेंट एनी कॉलेज की स्थापना करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप खुद से चुनिएगा। अगर नहीं आता है तो लेक्चर में पीछे जाइए और आंसर करिए, राइट। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी जोनाथन डंकन ने। आप आंसर करेंगे खुद से, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, कोलकाता समाज की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। कोलकाता कहिए या फिर कलकत्ता समाज कहिए, एक ही बात है। कलकत्ता के नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर कोलकाता के नाम से भी पूछा जा सकता है। कलकत्ता समाज की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी पंडित गंगाधर शास्त्री, ऑप्शन सी श्री जय नारायण घोष, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राइट आंसर आपका डी होगा, राजा राम मोहन राय, राइट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1793 में, ऑप्शन बी 1813 में, ऑप्शन सी 1823 में, ऑप्शन डी 1833 में। आप आंसर करें इनका। 1793, 1813, 1823, 1833। वेरी गुड, बी इज राइट आंसर। 1813 जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया। 1 लाख रुपए की धनराशि को लेकर यहां पर विवाद की उत्पत्ति है, राइट। और विवाद संबंधित किससे है कि वो 1 लाख रुपए किस माध्यम पर खर्च किया जाए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम पर या फिर देसी शिक्षा के माध्यम पर। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7,
निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आसान सा सवाल है, आप जवाब दे पाएंगे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक। वेरी गुड, ए इज राइट आंसर, लॉर्ड मैकाले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड मैकाले ने चार्टर्ड एक्ट 1813 की किस धारा का अध्ययन किया? आपने पढ़ा है, लॉर्ड मैकाले ने चार्टर्ड एक्ट 1813 की किस धारा का अध्ययन किया? ऑप्शन ए धारा 21 ए, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 51 ए, ऑप्शन डी धारा 45 ए। तो राइट आंसर इज बी, धारा 45 का अध्ययन किया। धारा 21 ए, धारा 51 ए, धारा 45 ए, इसका संबंध यहां नहीं है। राइट, तो बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए केवल निम्न वर्ग को शिक्षा दी जानी चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जानी चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षा निम्न और उच्च दोनों वर्गों को दी जानी चाहिए, ऑप्शन डी केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर करिए आप। वेरी गुड, डी इज राइट आंसर। निस्यंदन सिद्धांत में कहा गया था कि उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक बूंद बूंद करके शिक्षा अपने आप आ जाएगी। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? 10 जून 1835, 15 जून 1835, 10 जून 1834, 15 जून 1834। अगर आपको ईयर याद रहा होगा तो आप चुन पाएंगे सी इज राइट आंसर। तो ये था आज का लेक्चर और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, ये बात सही है कि क्वेश्चंस थोड़े से लेवल में सिंपल से हैं, लेकिन डोंट वरी, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप पिछले पेपर उठाकर देखिए, उसी आधार पर मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवाई है। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परेशान मत होइए, मैं प्रश्न के लेवल्स को भी अपनी तरफ से ही मैनेज करूंगा। ठीक है, बस आप लेक्चर्स को रेगुलर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जहां आपको समझ में नहीं आता आप मुझे बताते रहिए, मैं अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में उसको सुधार करके, इंप्रूव करके आपको आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, एक बात और कहनी है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस पेंडिंग में पड़े हुए हैं मेरे पास, कुछ बच्चों ने पूछे थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी एक लेक्चर में सबमिट करूंगा जिसमें सिर्फ आपके सवाल होंगे, ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को एक दूसरे से भी साथ समझने की कोशिश कर पाएंगे और वो आपके लेक्चर में पूरी समस्याओं के समाधान के साथ आपको मिलेंगे। आज के लेक्चर के लिए यहीं पर विराम लेते हैं। आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। हाँ, एक बार और कहना है आपसे कि जो लोग वीडियो में प्रीमियर के समय पर आ जाते हैं टाइम से, वो लोग सबसे पहले वीडियो को कम से कम लाइक तो जरूर किया करिए, क्योंकि हमें आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। इस गर्मी में, इस भयंकर गर्मी के माहौल में आपको प्रॉपर क्लास देने के लिए इतना तो हम चाहते ही हैं कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, जिससे मुझे लगे कि ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइक्स भी करते हैं, काफ़ी लाइक्स करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं इस तरह से आपको अच्छी से अच्छी वीडियो रेगुलर उपलब्ध करवाता रहूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टडी, एंजॉय।